Hello friends, welcome back to our channel Express Life. A big thank you for your all of support to our new channel. हमारे पहले ट्रैवल सीरीज पे करीब 40,000 व्यूज़ आ चुके हैं और उसके लिए बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। फुकेट सीरीज़ की करीब सभी वीडियो पे एक रिक्वेस्ट आई है कि हम एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाएं थाईलैंड विज़िट को लेकर या फुकेट विज़िट को लेकर। तो लो जी, आपकी रिक्वेस्ट सर आँखों पे और हम एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेके आ गए हैं आपके लिए। इस वीडियो में हम आपको फुकेट विज़िट को लेकर के सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले, किस तरह से हमने वीज़ा के लिए प्रिपेयर किया और किस तरह से हमने आइटनरी बनाई, कब हमने फ़्लाइट्स बुक की, और उसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आज इस वीडियो पे हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, नॉट ओनली कि वीज़ा प्रोसेस क्या है या कि आइटनरी आपकी क्या होनी चाहिए, जबकि हम ट्रांसपोर्टेशन, होटल, वहाँ की वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट, कौन सी करेंसी चलती है, बेस्ट टाइम टू गो, कौन से मौसम में जाना सबसे सही रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेस्ट टाइम टू गो। वैसे तो थाईलैंड एक ट्रॉपिकल आइलैंड है और मौसम हमेशा ही वार्म रहता है। टेम्परेचर हमेशा 28 to 35 के बीच में ही रहता है, लेकिन चूँकि ये ट्रॉपिकल आइलैंड है, बारिश ज़्यादा होती है, तो आपको मौसम देख के जाना चाहिए। मॉनसून सीज़न जो होता है वो जून टू सितंबर पीरियड का होता है, लेकिन सितंबर मंथ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो उस महीने में जाने से बचें, अदरवाइज़ आपको होटल में ही रहना पड़ेगा। उसके अलावा जो नवंबर टू फ़ेब का टाइम होता है, ये बोला जाता है कि दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू गो टू थाईलैंड और फुकेट, और थाईलैंड के किसी भी टाउनशिप की बात कर ले तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम। सो अगर आप नवंबर टू फ़ेब का प्लान करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन उस पीरियड में आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट मिलेगा, और जिसके कारण क्या होगा कि हर एक चीज़ का, होटल से लेकर के फ़्लाइट, सभी के रेट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो आप अपना प्लान जून में मतलब फ़ेब के बाद भी कर सकते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई तक कर सकते हैं। थोड़ी बहुत बारिश मिलेगी बट दैट्स मैनेजेबल। चलो लेट्स टॉक अबाउट वीज़ा रूल्स। देखो, थाईलैंड के लिए इंडियन पासपोर्ट ले, जो इंडियन रेसिडेंट हैं वो दो तरीके से वीज़ा ले सकते हैं। एक तो आप पेपर वीज़ा, जो दिल्ली में एम्बेसी है, मतलब नॉट ओनली दिल्ली, ऑल मेट्रो सिटीज़ में एम्बेसी हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है वीज़ा ऑन अराइवल, जो कि आपको 15 दिनों के लिए मिल जाता है। मैक्सिमम टूरिस्ट जो हैं वो वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई करते हैं, क्योंकि पेपर वीज़ा के लिए यहाँ पे मतलब कौन हैसल लेगा, क्योंकि वहाँ पर जाने से वीज़ा ऑन अराइवल बहुत जल्दी मिल जाता है, एंड इट्स ओनली रिक्वायर्ड फ्यू डॉक्यूमेंटेशन। वीज़ा ऑन अराइवल की रिक्वायरमेंट्स हैं, एक फर्स्ट आपका पासपोर्ट जिस पे 6 मंथ्स की वैलिडिटी ज़रूर हो। सेकेंड, होटल बुकिंग। थर्ड, कंफर्म्ड रिटर्न टिकट, विच दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। थर्ड, आपके पास, अगर आप अकेले विज़िट कर रहे हो तो आपके पास 10,000 बात होना चाहिए, और अगर फैमिली है, मतलब 3-4 लोग जा रहे हो, फैमिली है, तो आपके पास मिनिमम 20,000 बात होना चाहिए। वैसे एयरपोर्ट पे इसकी कोई चेकिंग नहीं होती है, बट अगर आप करेंसी एक्सचेंज करवा रहे हो तो वो डॉक्यूमेंट रख सकते हो एज अ प्रूफ कि आपके पास वो करेंसी है। इसके अलावा आपकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो वहाँ पे चेक की जाती है। इसके अलावा एक फ़ोटो चाहिए होगा, जो कि 4x6 सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे। फ़ोटो आप इंडिया से ज़रूर बनवा लेना, क्योंकि अगर आप वहाँ के किसी एयरपोर्ट से अगर फ़ोटो बनवाते हो तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। सो उसको आप इंडिया से ही बनवा लेना। इसके अलावा आपको एक वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म, जो कि वहाँ पे भी मिलता है, और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। सो आप ऑलरेडी उसको फिल करके रखोगे, तो जब आप वहाँ जाओगे तो आपको फिल करने में के टाइम के बजाय आप डायरेक्टली लाइन में लग जाओगे वीज़ा लेने के लिए, क्योंकि जितना आप डिले करोगे आपका नंबर उतने पीछे आएगा और उतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पे बढ़ जाएगी। इसके अलावा इसके अलावा आपको करीब जो वीज़ा फ़ी वहाँ पे कैश में पे करना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखना।
वहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो। आपको 2000 बात आपको कैश में पे करना है वीज़ा के लिए। और अगर आप एक्सप्रेस वीज़ा ले रहे हो यानी तो आपको करीब 200 बात एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, यानी कि 2200 बात आपको पे करने पड़ेंगे। एडवाइजेबल यह है कि आप एक्सप्रेस वीज़ा लो, क्योंकि इंडिया से जो भी फ़्लाइट्स जा रही हैं सबकी टाइमिंग लाइक मुंबई से, कोलकाता से हो या दिल्ली से हो, करीब करीब सबकी टाइमिंग एक ही है। तो वो क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ जाते हैं और नॉर्मल वीज़ा के लिए काउंटर्स काफ़ी कम है। लाइक फुकेट पे मैंने सिर्फ एक काउंटर देखा, जहाँ तक मुझे याद है बैंकॉक में भी सिर्फ 3 काउंटर हैं नॉर्मल वीज़ा के लिए। तो करीब 500 लोग एक साथ जा रहे हैं तो काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है। तो आप एक्सप्रेस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे 200 बात एक्स्ट्रा दो एंड दैट इज़ अ फास्टर प्रोसेस। सो आप जितनी जल्दी हो वहाँ से आप वीज़ा लेकर के इमिग्रेशन करके आप बाहर निकल सकते हो। मेडिकल इंश्योरेंस मतलब पहले अब इट्स नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट की लिस्ट में नहीं है, बट गिवन द पेंडेमिक सिचुएशन एक अच्छा सा मेडिकल इंश्योरेंस जो कि कोविड को कवर करता हो उसे ज़रूर लेना अपनी पूरी विज़िट के लिए। और एडवाइजेबल है कि मतलब एक या दो दिन एक्स्ट्रा लेके चलना, कि अगर मान लो आपकी ट्रिप एक्सटेंड होती है, डिले होती है किसी भी कारण से, तो आप फुली कवर्ड हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट। नाउ फ्रॉम 1 जुलाई थाई पास रिक्वायरमेंट को हटा दी गई है, मतलब थाई पास की रिक्वायरमेंट अब नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, थाई पास की रिक्वायरमेंट 1 जुलाई से इन्होंने ख़त्म कर दी है। तो अब आपको पहले से थाई पास के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अभी भी चेक किए जा रहे हैं, यानी कि आपको फुली वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा। और फुली वैक्सीनेटेड के डेफिनेशन में ये है कि आपके दोनों डोज़ होने चाहिए और सेकेंड डोज से जो आपका ट्रैवल टाइम है उसके बीच में 2 वीक का डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए, यानी कि आपने 15 दिन से पहले ही आपने अपना सेकेंड डोज़ लिया हो तभी वो अलाउ करेंगे, अदरवाइज़ वो आपको फुली वैक्सीनेटेड की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। अगर आप 18 साल से कम की उम्र के हो, अगर आप 18 साल से कम के उम्र के हो और फैमिली के साथ विज़िट कर रहे हो तो वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप अकेले हो तो 18 साल से उम्र के कम के लिए भी वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट है। नाउ क्या आप अगर वैक्सीनेटेड नहीं हो तो थाईलैंड विज़िट नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बिल्कुल कर सकते हो, बट आपको वहाँ पे एक नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जो कि वो रिपोर्ट आपके रीचिंग टाइम से, जिस टाइम आप थाईलैंड एंट्री कर रहे हो उस टाइम से 72 घंटे से पुरानी ना हो, यानी कि आपका जो उसने स्वैब टेस्ट लिया है वो 72 घंटे से पहले का ना हो। अगर आपकी रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी होती है तो वो आपको नॉन वैक्सीनेटेड काउंट करेंगे, मतलब नॉन वैक्सीनेटेड तो आपको ही अगर आपकी रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी है तो वो आपको विदाउट RT-PCR रिपोर्ट कंसिडर करेंगे और फिर आपको एक क्वारंटाइन रूल्स है वहाँ के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वो फॉलो करना पड़ेगा और उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको 5 दिन की क्वारंटीन वहाँ पे कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बीच में आपके 2 टेस्ट होंगे, वो दोनों टेस्ट आपके नेगेटिव होने चाहिए और अगर वो नेगेटिव हैं तो 5 दिन के बाद आप वहाँ से होटल से निकल सकते हो और अपना टूर कंप्लीट कर सकते हो। तो ये तो रही वैक्सीनेशन की। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले तो आपको एयरपोर्ट टू आपके होटल के लिए, तो आप उसके लिए वहाँ पे ग्रैब टैक्सी या बहुत सारे आपको ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज मिल जाएंगे जहाँ पे आप उसको बुक कर सकते हो एडवांस में और वो आपको आपके होटल तक ड्रॉप कर देगा। अगर आप होटल से बुक करते हो तो वो आपको डबल कॉस्ट पे पड़ेगा, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल। आप आराम से वहाँ उतर करके ग्रैब ले सकते हो, अदरवाइज़ आप अगर आप किसी भी एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो आपको बस, जो सिटी बस होती है, सिटी बस मिल जाएगी या नहीं तो आपको लोकल टैक्सी वहाँ पे आपको मीटर के अकॉर्डिंग है वो भी मिल सकते हैं। नहीं तो आपको जो काउंटर पे आप टैक्सी बुक कर लो और वो आपको आपके होटल तक छोड़ सकते हैं। लोकल विज़िट के लिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप चाहे अगर आप कपल्स हो या सिर्फ बॉयज़ जा रहे हो तो बाइक रेंट ले सकते हो, अदरवाइज़ आप वहाँ पे टुक जो कि एक बैटरी ऑपरेटेड ऑटो है वो चलती है, आप उसको रेंट कर सकते हो। बट टुक की कॉस्ट और जो लोकल टैक्सी की कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही वो चार्ज करते हैं, तो आप टैक्सी भी यूज़ कर सकते हो। इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है अदर देन द एयरपोर्ट टैक्सी। सिटी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है अगर आप अच्छे बार्गेनर हो तो। लाइक कि अगर आपको टैक्सी में वो
कहीं के लिए भी वो डबल कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं। आई मीन डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने अच्छे बार्गेनर हो, आप उस कॉस्ट को कम करवा सकते हो। सेकेंड, अगर आपको बार्गेन नहीं करनी है तो ग्रैब, GRAB, ग्रैब ऐप डाउनलोड कर लो। लाइक हमारे इंडिया में जैसे ओला एंड उबर है, उसी तरह ग्रैब ऐप है वहाँ पे, जिससे आप फूड की भी डिलीवरी ले सकते हो और टैक्सी भी बुला सकते हो, एंड विच इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल। लाइक ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द एकोमोडेशन। सो पूरे थाईलैंड में एकोमोडेशन कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है। मीन्स इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, एकोमोडेशन काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर आप सिटी की बात करते हो तो 40 बात से लेकर के अबाउट 1200 बात पर नाइट के आपको एकोमोडेशन मिल जाएंगे। अगेन डिपेंड ऑन योर प्रेफरेंसेस। अगर आपको हॉस्टल में रहना है तो विद ब्रेकफास्ट आपको 40 बात यानी कि करीब 800-900 रुपये, इवन चीपर 700 रुपये में भी आपको हॉस्टल एकोमोडेशन वहाँ पर रहने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। मीन्स नॉट बैड, काफ़ी अच्छे एकोमोडेशन होते हैं। जो रिजॉर्ट्स हैं बेसिकली, जो सी बीच पे हैं या होटल्स हैं जो कि सिटी के होटल्स हैं, वो 800 बात, 900 बात, 1200 बात, डिपेंड्स अपॉन कि आप किस टाइम पे उसकी बुकिंग कर रहे हो, तो वो आपको मिल जाते हैं। सो एकोमोडेशन बेसिकली एडवाइजेबल ये है कि आप एडवांस में बुक करोगे, काफ़ी आपको 20 to 30% चीप आपको ऑप्शन ऑनलाइन मिल जाएगा, रैदर देन बुकिंग इट ऑन स्पॉट और डिपार्चर से 2-3 दिन पहले। सो एडवाइजेबल यही है कि आप आपके प्लान अगर कंफर्म है तो टिकट के साथ अपना रिजॉर्ट भी आप बुक कर लो। नाउ ऑन फूड थाईलैंड में अगर मतलब हमें जहाँ तक लगा कि ट्रांसपोर्टेशन भी चीप है, एकोमोडेशन भी आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सस्ती मिल जाती है, बजट में मिल जाती है। बट फूड जो है, अगर आप इंडियन फूड खाने जा रहे हो तो करीब 2 लोगों का 400 बात टू 600 बात वहाँ पे लग जाता है, अगर आप इंडियन फूड ले रहे हो। सो अगेन एडवाइजेबल ये होगा कि आप वहाँ के लोकल फूड ट्राई करो, जो लोकल स्ट्रीट वेंडर के फूड्स हैं वो ट्राई करो, वो ज़्यादा आपको कॉस्ट इफेक्टिव होगा और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे होते हैं वो। नाउ अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे होटल्स रेस्टोरेंट में भी आपको वेजिटेरियन फूड नहीं मिलेगा। सो आपको लोकल मार्केट सर्च करना होगा कि आपके लिए क्या है वहाँ पे, तो आप लोकल मार्केट से वेजिटेरियन फूड ले सकते हो। बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, सो यू आर इन अ हेवन।